नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृत वाक्य रचना के आधारभूत नियमों की आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको संस्कृत वाक्य रचना से संबंधित एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम समझाने जा रही हूं जिसको जाने बिना शुद्ध संस्कृत वाक्य रचना करना संभव ही नहीं है। यदि हम इसको संस्कृत वाक्य रचना की रीढ़ कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। और वो नियम है विशेषण विशेष्य भाव का नियम। मैं हिंदी भाषा के माध्यम से आपको पहले समझाना चाहूंगी कि हिंदी भाषा में भी प्रायः हम जैसा विशेष्य होता है विशेषण को भी वैसा ही परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हमें नील रंग का प्रयोग करना है, यदि हम कहेंगे घोड़ा तो हम कहते हैं नीला घोड़ा। और यदि घोड़ा बहुवचन में चला गया तो हम कहते हैं नीले घोड़े। और यदि वो स्त्रीलिंगी हो गया तो हम कहते हैं नीली घोड़ी। तो हिंदी भाषा में तो यह नियम हम बहुत सीमित क्षेत्रों में इसका पालन करते हैं, हर जगह इसका पालन नहीं करते। पर संस्कृत में इस नियम का सर्वत्र पालन करना अनिवार्य ही होता है। अर्थात हमारा विशेष्य जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में होता है, हमको उसके सारे विशेषण उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में ही रखने होते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी के सभी शब्दों के साथ हम कारक चिन्हों को नहीं जोड़ते। जैसे हमें हिंदी भाषा में कहना है कि इस एक सुंदर चित्र को देखो, तो हमने को केवल चित्र के बाद लगाया, को कारक का चिन्ह। पर संस्कृत भाषा में हमको चूंकि सभी शब्दों को पद बनाना है और सभी शब्दों में कारक चिन्ह लगाए बिना हम वाक्य में उनका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो हमको लिखना पड़ेगा इसको, एक को, सुंदर को, चित्र को देखो। एकम भी द्वितीय एक वचन, सुंदरम भी द्वितीय का एक वचन और चित्रम भी द्वितीय का एक वचन। चित्रम है विशेष्य और ये सारे हैं विशेषण। एकम, सुंदरम, चित्रम, पश्य। अगर आपने नहीं लिखा है ऐसा और एक शब्द में भी अलग कोई अलग विभक्ति लगा दी है, कोई अलग वचन लगा दिया है या कोई अलग लिंग लगा दिया है, तो आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो आइए हम इस बात को अपनी पीपीटी पर चलकर अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस अवधारणा को भली भांति समझने के लिए हमें सबसे पहले जाननी होगी विशेषण और विशेष्य की परिभाषा। तो देखिए यहाँ विशेषण की परिभाषा कह रहे हैं कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो आइए इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ विशेषण विशेष्य लिखे हुए हैं। सुंदरः बालकः, पहला शब्द देखिए सुंदरः। दूसरा शब्द है इसमें बालकः। ये जो सुंदरः शब्द है वो बालकः शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदरः शब्द विशेषण है। और वो विशेषण बालकः शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो बालकः शब्द है ये विशेष्य है। इसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए शोभना बालिका। यहाँ पर शोभना शब्द बालिका शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए बालिका विशेष्य है और शोभना विशेषण। इसी तरह मधुरम फलम, यहाँ पर मधुर शब्द फल की विशेषता बता रहा है, इसलिए मधुर है विशेषण, मधुरम विशेषण और फलम विशेष्य। आगे देखिए, अब एक विशेषण और विशेष्य का विशेष नियम समझिए। कह रहे हैं विशेषण विशेष्य के अनुसार ही गुणों वाला होता है। जो विशेषण है ये विशेष्य के अनुसार ही गुणों वाला होता है, मतलब जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण होता है। तो कैसा होता है, क्या विशेषताएं हैं, उसका अर्थ समझिए। लिखा है अर्थात जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति में विशेष्य होता है, विशेषण भी उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति में होता है। तात्पर्य यह है कि विशेष्य
के लिए जितने भी विशेषणों का हम प्रयोग करेंगे उसे हम विशेष्य के अनुसार ही परिवर्तित करके या वही विभक्तियां, वही वचन और वही लिंग लगा करके हम उसका प्रयोग करेंगे, तभी हमारा वाक्य सही होगा, अन्यथा हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत सुंदर कारिका मिलती है कि यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य, यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। मतलब जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की होती है, वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होती है। तो आइए पहले हम लिंग और फिर वचन के अनुसार विशेषण और विशेष्य को समझते हैं। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का हमने एक एक शब्द लिया, बालकः, बालिका और फलम। अब ये सारे विशेष्य शब्द हैं। इन विशेष्यों का जब हमें विशेषण लगाना होगा तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग विशेषण, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग विशेषण और नपुंसक लिंग के साथ हमें नपुंसक लिंग विशेषण का ही प्रयोग करना होगा। बालकः है तो उत्तमः, बालकः उत्तमः। ये पुल्लिंग बालक था तो हमने विशेषण भी पुल्लिंग में लगाया। बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया तो हम उस विशेषण को स्त्रीलिंग में ले गए, उत्तमा बालिका। और फलम ये नपुंसक लिंग का शब्द था तो उत्तम शब्द को हमें नपुंसक लिंग बनाना पड़ेगा, उत्तमम फलम। अब अगर हमने उत्तमः फलम लिख दिया या उत्तमः बालिका लिख दिया या उत्तमा बालकः लिख दिया तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। लिंग के विषय में हम जान चुके, आइए अब लिंग के साथ ही हम वचन को भी देखते हैं। तीनों लिंगों में हम देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे विशेष्य के अनुसार विशेषण परिवर्तित करके लगाना होता है। तो देखिए पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। बालकः एक था तो हम कहेंगे शोभनः बालकः, शोभन माने अच्छा, अच्छा बालक, शोभनः बालकः। पर जैसे ही विशेष हमारा द्विवचन में गया बालकौ, वैसे हमको शोभन को भी द्विवचन पुल्लिंग में ले जाना पड़ेगा, शोभनौ बालकौ। और जब बालक बहुत सारे हैं, बालकाहा, तो शोभन शब्द भी बहुवचन में जाएगा, शोभनाः बालकाः। ये हुई पुल्लिंग की बात। अब आइए हम स्त्रीलिंगी या और नपुंसकलिंगी शब्द को भी देखते हैं। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है लता तो उत्तमा। जब लता एक थी तो उत्तम शब्द भी स्त्रीलिंग एक वचन में गया, उत्तमा। और जैसे ही दो लताएं हो गई लते तो उत्तमा, उत्तमे, उत्तमाः, उत्तम शब्द को भी स्त्रीलिंग करके द्विवचन में ले गए। और जब लताहा बहुवचन हो गई लताएं तो उत्तमाः लताः, उत्तम शब्द भी स्त्रीलिंग में बहुवचन में चला गया, उत्तमा, उत्तमे, उत्तमाः, लता, लते, लताः। ऊपर के उदाहरण में बालकः, बालकौ, बालकाः, वैसे ही शोभनः, शोभनौ, शोभना। अब आइए अब नपुंसकलिंग का उदाहरण देखते हैं। मधुरम फलम, फलम नपुंसकलिंग एक वचन तो मधुर भी नपुंसकलिंग एक वचन, मधुरम फलम। फले दो फल तो मधुरम मधुरे, मधुर शब्द भी द्विवचन में गया, मधुरे। और नपुंसकलिंग के द्विवचन में मधुरे फले और मधुराणि फलानि, फलानि नपुंसकलिंग बहुवचन है तो मधुर को भी हम नपुंसक बहुवचन में ले गए, नपुंसकलिंग बहुवचन मधुराणि, मधुरम मधुरे मधुराणि। ठीक उसी तरह हमने प्रयोग किया जैसे विशेष्य था फलम, फले, फलानि। अब हम ये जानते हैं कि विशेषण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। ये तो हमने केवल एक गुणवाचक विशेषणों के उदाहरणों के माध्यम से हमारी अवधारणा को समझने का प्रयत्न किया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष एक ही होता है और उसके साथ कई विशेषणों का प्रयोग होता है, तो हमें वो सारे के सारे विशेषण उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में लेकर जाने होते हैं। तो विशेषण के जो मुख्य रूप से प्रकार हैं वो चार प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण,
दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सर्वनामवाचक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए हम इनके कुछ कुछ उदाहरण देखकर इन विशेषणों के प्रकार को पहले अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहां देखिए, गुणवाचक विशेषण मतलब जिन शब्दों से विशेष्य के गुणों के बारे में पता लगे वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जो भी हमने देखे, उत्तम, शोभन, मधुर, नील या ऐसा, वैसा, कैसा इत्यादि। ये देखिए, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कीदृश होता है, कैसा, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण एक, द्वि, त्रि, चतुर ये मूल शब्द है और ये हर लिंग में अलग अलग चलते हैं। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और पुल्लिंग में एक, द्वौ, त्रयः, चत्वारः और स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः ऐसे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 5 से लिंग भेद समाप्त हो जाता है। तो अगर आपने संख्यावाचक विशेषणों की या संख्या से संबंधित वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से, उसके 2-3 वीडियोस हैं, उनको देखने से जहां आपकी एक और संख्या की अवधारणा पक्की होगी, वहीं समय से संबंधित जो प्रश्न 4 नंबर का 10वीं इत्यादि की परीक्षाओं में आता है, उस प्रश्न के उत्तर में भी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद सर्वनामवाचक विशेषण, तत्, एतत्, यत्, किम, अस्मत्, युष्मत्। तो इनमें से अस्मत् और युष्मत्, इनमें लिंग भेद तो नहीं होता, परंतु वचन का भेद और विभक्ति का भेद हमें पालना ही होता है। इसी तरह एतत्, तत् और यत्, ये जो शब्द हैं, इनमें तो लिंग भेद भी होता है। हमने इसको पढ़ा है शुरू में, तत्ते तानि, तत्ते तानि, एषः, एतौ, एते या एषा, एते, एताः। तो इन सर्वनाम वाचक विशेषणों का प्रयोग करते समय भी हमें इन्हें विशेष्य के अनुसार अर्थात संज्ञा के अनुसार ही प्रयुक्त करना होता है। फिर परिमाणवाचक विशेषण, इन विशेषणों के अंतर्गत आते हैं मापने वाले। जैसे हम किसी चीज को जब हम नापते हैं तो दो प्रकार से, एक प्रकार से हम संख्या के द्वारा उसकी गिनती करते हैं और दूसरी प्रकार से हम माप के द्वारा गिनती करते हैं। जैसे गिलास भर दूध, मुट्ठी भर शक्कर या बोरा भर के आलू। तो इस तरह के प्रयोग जहां होते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यावत, तावत, एतावत, इयत इत्यादि सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। पर हमको प्रायः प्रारंभिक स्तर पर परिमाणवाचक विशेषणों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामवाचक विशेषणों का हमें स्थान स्थान पर प्रयोग करना होता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, जो 4 शब्द हैं लाल रंग से लिखे हुए हैं, कीदृश, कति, किम और कियत। इनमें से जो एक कति शब्द है ये तो अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, पर कीदृश शब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः पुल्लिंग में, कीदृशम, कीदृशे, कीदृशाणि नपुंसक लिंग में और कीदृशी, कीदृशौ, कीदृशः चलेंगे। इसी तरह किम शब्द भी तीनों लिंगों में चलेगा और कियत शब्द भी कियान, कियंतों, कियंतः और कियति, कियत्यो, कियत्यः इत्यादि हमें इनके रूप चलाकर विशेष्य के अनुसार हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इनके प्रयोग कैसे करने हैं, कैसे हमें विशेष्य के अनुसार ही विशेषण के मतलब गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनाम वाचक विशेषणों का प्रयोग करना है। तो हम उदाहरणों को देखने के पहले 1 मिनट का एक वीडियो देखते हैं, जिसमें मेरी ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक छोटी सी बालिका देवश्री भट्ट ने विशेषण और विशेष्य के बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। नमो नमः, नमस्कारः। तर्हि देवश्री, इदानीम् अहं कानिचित् वाक्यानि हिंदी भाषा माध्यमेन वदामि, भवती संस्कृतेन अनुवादं कृत्वा वदतु। बालक चतुर है। बालकः चतुरः अस्ति। यह बालक चतुर है।
एषः बालकः चतुरः अस्ति। वह बालक चतुर है। सः बालकः चतुरः अस्ति। यह फल मधुर है। यह फल मधुर है। एतत् फलं मधुरम् अस्ति। अस्ति। और आम्र फल मधुर हैं बहुत सारे। आम्रफलानि मधुराणि सन्ति। अब इसी में हम सर्वनाम जोड़े, वे आम्रफल मधुर हैं। तानि आम्रफलानि मधुराणि बहु सन्ति। शोभनम। तानि आम्रफलानि मधुराणि सन्ति। वे बालिकाएं उत्तम हैं। ताः बालिकाः उत्तम उत्तमाः सन्ति। उत्तमाः सन्ति। बहु शोभनम। जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में विशेष्य होता है, हमें उसका विशेषण भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में रखना होता है। और तुमने बहुत अच्छा किया, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। बहु शोभनम। संस्कृत भाषा कठिना नास्ति। एषा अति सरला अति मधुरा च अस्ति। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। जयतु संस्कृतं जयतु भारत। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। तो यह प्रयोगात्मक वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि विशेषण विशेष्य को न तो समझना कठिन है और न प्रयोग करना कठिन है। जब इतनी छोटी सी बालिका विशेषण विशेष्य का व्यवस्थित प्रयोग कर सकती है, तो हम और आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र और संस्कृत से अनुराग रखने वाले संस्कृतानुरागी लोग तो अवश्य कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने उत्तम शब्द से विशेषण विशेष्य को समझाने का प्रयत्न किया है कि बालक था तो उत्तम हमने लिखा, बालिका था तो हमने उत्तमा लिखा, और फलम था तो हमने उत्तमम लिखा। यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण का प्रयोग है। अब हम इसी वाक्य को बढ़ाएंगे। अब हमने यहाँ पर सर्वनाम वाचक विशेषण लगाया, मतलब सर्वनाम लगाया, तो बालक था तो एषः, एषः बालकः उत्तमः। अब देखिए यहाँ पर बालकः एक वचन है तो हमने क्रिया भी एक वचन की लगाई, अस्ति। एषः बालकः उत्तमः अस्ति। अब हम इसी में संख्यावाचक विशेषण जब लगाएंगे तो हमारा वाक्य और बड़ा हो जाएगा कि यह एक बालक उत्तम है। तो हमारा वाक्य बनेगा, एषः एकः बालकः उत्तमः अस्ति। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये विशेष्य है बालकः, और इसके ये हरे रंग से लिखे हुए तीन विशेषण हैं, वो तीनों बिल्कुल बालकः जैसे ही हैं। अब आगे देखिए, उत्तमा बालिका स्त्रीलिंग शब्द आया, तो जब बालिका था तो उत्तमा शब्द हो गया उत्तमा। अब हमें कहना है यह बालिका उत्तम है, तो फिर एतत् शब्द भी स्त्रीलिंग में गया और हमारा वाक्य बना, एषा बालिका उत्तमा अस्ति। अब यह एक बालिका उत्तम है, तो फिर एक शब्द भी जो है, संख्या है, वो भी स्त्रीलिंग में गई और हमारा वाक्य बनेगा, एषा एका बालिका उत्तमा अस्ति। उत्तमम फलम, जब फलम के साथ हमने उत्तम विशेषण का प्रयोग किया तो उत्तम को हम नपुंसकलिंग एक वचन में ले गए, उत्तमम फलम। अब हमें जब सर्वनाम लगाना है, एतत् सर्वनाम, तो एतत् फलम उत्तमम अस्ति, और फिर एक संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करना है, तब भी हमारा वाक्य बनेगा, एतत् एकम फलम उत्तमम अस्ति। अब देखिए यहाँ दोनों उदाहरणों में देखिए, यहाँ बालिका, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। खैर आकारांत इकारांत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इकारांत विशेषण होगा तो वैसा चलेगा। तो देखिए, एषा एका उत्तमा, ये सारे विशेषण है। इसी तरह फलम के ये सारे विशेषण फल की तरह ही है, एतत् एकम उत्तमम फलम अस्ति। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो विशेष्य था, जिस लिंग में था और जिस वचन में था, उसी वचन और उसी लिंग में हमने उसके विशेषणों का भी प्रयोग किया, पर हमने सारे प्रयोग एक वचन में किए थे। अब आइए हम इसी तरह के वाक्यों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में करके प्रयोग करके देखते हैं।
तो देखिए, बालकः शोभनः अस्ति। बालक शोभन है, सुंदर है, अच्छा है। अब इसमें सर्वनाम हम लगाएंगे तो बनेगा एषः बालकः शोभनः अस्ति। और इसी में हमने जब संख्यावाची विशेषण लगाया तो एक, एषः एकः बालकः शोभनः अस्ति। ये बालकः विशेषण विशेष्य के अनुसार ये सारे विशेषण प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में है। पर हमने जैसे ही बालक शब्द को द्विवचन में लिया या हमने बालक शब्द का द्विवचन में प्रयोग किया और लिखा दो बालक शोभन हैं, दो बालक अच्छे हैं, बालकौ शोभनौ, तो हमारी क्रिया भी देखिए द्विवचन में चली गई, स्तः। यहाँ अस्ति थी, यहाँ स्तः हो गई। तो कर्ता और क्रिया का संयोजन भी हमारा हमेशा सही होना चाहिए और विशेषण विशेष्य का संयोजन भी अगर हमारा हमेशा सही होगा और हम कारकों का सही प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से वाक्य रचना करना आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा विशेष्य बालकौ द्विवचन में गया, वैसे ही ये शोभन और एतत् और संख्यावाची विशेषण भी हमारे द्विवचन में चले गए। तो एतौ बालकौ शोभनौ स्तः। अब बालकौ चूंकि दो है तो हम दो संख्या को भी पुल्लिंग में ले जाएंगे और हमारा वाक्य बनेगा एतौ द्वौ बालकौ शोभनौ स्तः। इसी तरह देखिए, जब बहुवचन में हमारा विशेष्य गया बालकाः, तो शोभन शब्द भी द्विवचन से बहुवचन में चला गया। देखिए, शोभनः शोभनौ शोभनाः, बालकः बालकौ बालकाः, एषः एतौ, और अब हम लिखेंगे एते, एते बालकाः शोभनाः सन्ति। अब चूंकि बालकाः हैं तो बहुवचन में है तो तीन से अधिक होंगे, तीन या उससे अधिक होंगे तो केवल तीन और चार में ही लिंग भेद होता है। तो देखिए, एते त्रयः या चत्वारः बालकाः शोभनाः सन्ति। ये सारे विशेषण बहुवचन में गए पुल्लिंग के और प्रथमा विभक्ति में। आइए स्त्रीलिंग की बात करें। लता उत्तमा अस्ति। अब हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यह अवधारणा आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। लता उत्तमा अस्ति, लता उत्तम है, लता जैसा ही उत्तमा विशेषण। अब हमें कहना यह लता उत्तम है तो एतत् शब्द भी स्त्रीलिंग एक वचन में गया, एषा लता उत्तमा अस्ति। यह एक लता उत्तम है तो एक शब्द भी स्त्रीलिंग में गया, एषा एका लता उत्तमा अस्ति। देखिए, लता जो है ये विशेष्य है और ये सारे उसके विशेषण उसके जैसे ही हैं। अब जैसे ही हमने लता शब्द को द्विवचन में लिया वैसे ही उत्तम शब्द में द्विवचन में चला गया, लता लते लताः, वैसे उत्तमा उत्तमे उत्तमा। तो लते उत्तमे और ये क्रिया भी द्विवचन में चली गई, स्तः, दो लताएं उत्तम हैं, ये दो लताएं उत्तम हैं, एते लते उत्तमे स्तः, और ये दो लताएं उत्तम है। और लताः उत्तमाः सन्ति, एताः लताः उत्तमाः सन्ति। ये लताएं उत्तम हैं। अब बहुवचन में हम संख्या केवल दो संख्याओं में ही लिंग भेद होता है, तीन और चार, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो एताः तिस्रः लताः या चतस्रः लताः उत्तमाः सन्ति। इस तरह देखिए, एताः तिस्रः चतस्रः उत्तमाः, ये सारे के सारे विशेषण लताः जैसे ही प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग के बहुवचन में है। अब हम नपुंसक लिंग के उदाहरण देखते हैं। फलम मधुरम अस्ति, एतत् फलम मधुरम अस्ति। संख्यावाची विशेषण एतत् एकम फलम मधुरम अस्ति। अब फलम फले फलानि, फल को हम द्विवचन में ले गए तो मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुर शब्द भी द्विवचन में चला गया और अस्ति सह सन्ति, इसकी क्रिया भी द्विवचन में चली गई। फले मधुरे स्तः, एते फले मधुरे स्तः, ये दो फल मधुर हैं। एते द्विशब्द को भी हम द्विवचन में ले आए, द्विवचन में तो रहेगा ही द्विशब्द हमेशा, द्विशब्द को भी हम नपुंसक लिंग में ले आए तो एते द्वे फले मधुरे स्तः। अब फलम फले फलानि, फल आ गया बहुवचन में तो मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुर विशेषण भी आया बहुवचन नपुंसक लिंग के बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के। और एतत् एते एतानि हमारा सर्वनाम भी आया
नपुंसकलिंग बहुवचन में, और त्रीणि और चत्वारि हमारे संख्यावाची शब्द भी आए नपुंसकलिंग में। तो मधुराणि फलानि, फलानि मधुराणि, हाँ, और हमारी क्रिया भी बहुवचन में आ गई। अस्ति स्तः सन्ति, फलानि मधुराणि सन्ति, एतानि फलानि मधुराणि सन्ति, एतानि त्रीणि या चत्वारि फलानि मधुराणि सन्ति। तो इस प्रकार हमने प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत तीनों वचनों और तीनों लिंगों में विशेषण विशेष्य का प्रयोग करना सीखा। अब हमें आगे के वीडियो में सभी विभक्तियों में भी विशेषण विशेष्य के प्रयोग की प्रक्रिया को समझना है। तो प्रायः गुणवाचक जो विशेषण होते हैं वो तो संज्ञा की तरह ही उनके शब्द रूप चलते हैं, परंतु सर्वनाम वाचक विशेषणों के शब्द रूप थोड़े भिन्न प्रकार से चलते हैं। तो उससे संबंधित एक वीडियो बनाकर मैं यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी, जिसको देखकर आप बड़ी आसानी से बिना रटे बिना प्रयत्न किए थोड़ी सी कोशिश करके बहुत सारे सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप आसानी से याद कर सकते हैं। आशा है कि विशेषण विशेष्य भाव से संबंधित नियमों का पहला वाला यह भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और भविष्य में संस्कृत वाक्य रचना करते समय आप इस नियम का पालन करेंगे और इस नियम को ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र हम मिलते हैं इसी विशेषण विशेष्य भाव के द्वितीय भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।